हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। बच्चों, जैसा तुमको पता है कि मैंने तुम्हारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बच्चों, उन लेक्चर को आप क्या वन शॉट के फॉर्म में कवर कर सकते हो फिजिक्स 2024 आईसीएसई प्लेलिस्ट से। अब बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा, ये जो चैप्टर है ये बहुत बच्चों के लिए काफी टफ है। अब जिन बच्चों के लिए चैप्टर काफी टफ है तो वो बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इस वन शॉट वीडियो में आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो इस टॉपिक को अगर आप कवर करोगे तो बेटा, जितनी भी आपको चीजें बताई जा रही हैं इसके बेसिस पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आप काफी इजीली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो सबसे पहले आता है आपका चार्ज, कि हमारा चार्ज क्या होता है। तो देखो, चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हो। देखो, सपोज करो आपके पास क्या है, एक कॉम्ब है, मतलब कंघा है। आपके पास एक कॉम्ब है मतलब कंघा है। आपने क्या किया, अपने हेयर पर रब किया। अब जब आप अपने हेयर पे रब करोगे तो रब करने के बाद क्या करना है, कुछ पेपर के पीसेस लेना है। अब जब आप पेपर के पीसेस लोगे और ऊपर से जो कॉम्ब होगा उसको स्लाइड करोगे इस तरीके से। जब कॉम्ब को स्लाइड करोगे तो क्या होगा, जो पेपर के पीसेस होंगे वो कॉम्ब के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे। अगर कॉम्ब के टुवर्ड्स जो अट्रैक्ट हो जाते हैं पेपर के पीसेस, तो हम कहते हैं कि जो कॉम्ब है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज आ गया है। तो सिंपल टर्म्स में ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, कॉम्ब लेना है, अपने हेयर पे क्या करना है, रब करना है। रब करने के बाद पेपर के पीसेस लेने हैं, उसके ऊपर से स्लाइड करवाना है। तो स्लाइड करने पर क्या होता है, जो पेपर के पीसेस होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स कॉम्ब। तो ये इंडिकेट करता है कि कॉम्ब पर चार्ज की क्या है, प्रेजेंस है। तो ये आपको चार्ज का डेफिनेशन देना होता है। तो सिंपल सा तुमको क्या करना है, एक तुमको क्या करना है, एक कॉम्ब लेना है। तो जैसे ये हमने क्या कर लिया, कॉम्ब ले लिया। अब कॉम्ब को क्या करेंगे, अपने हेयर पे रब करेंगे। और रब करने के बाद जो पेपर के पीसेस होंगे, ये पेपर के हमने क्या ले लिए, पीसेस ले लिए। तो पीसेस ऑफ पेपर। अब कॉम्ब को जब हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो ये जो पेपर के पीसेस होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ये इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर आपको एग्जाम में लिखना है एज अ डेफिनेशन, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी रब द कॉम्ब ऑन अवर हेयर, when we rub the comb on our hair and when we slide the comb over the small pieces of paper, then paper of pieces attract toward the comb. This indicates comb has the presence of charge. तो ये आपको लिखना होता है और ये आपकी चार्ज की जो डेफिनेशन है वो हो जाती है। अब बेटा, इसके बाद आपका आता है सिंबल क्या होता है चार्ज का। तो बेटा, जो चार्ज का सिंबल है उसको आप या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दो या फिर क्या कर दो, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दो। तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों टर्म से आप क्या कर सकते हो, चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इसकी यूनिट्स क्या है। तो बेटा, इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती है कूलॉम्ब, मिली कूलॉम्ब, माइक्रो कूलॉम्ब एंड नैनो कूलॉम्ब। अब इसमें बेटा ध्यान देने की बात यह है कि जो कूलॉम्ब होती है उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। क्या कहते हैं बेटा, एसआई यूनिट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कूलॉम्ब को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये कि जो मिली कूलॉम्ब है, माइक्रो कूलॉम्ब, नैनो कूलॉम्ब है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो माइक्रो कूलॉम्ब होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ कूलॉम्ब। सॉरी बेटा, जो मिली कूलॉम्ब होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ कूलॉम्ब। और जो माइक्रो कूलॉम्ब होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶ कूलॉम्ब। और जो नैनो कूलॉम्ब होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ कूलॉम्ब। तो इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये इनकी यूनिट्स क्या हो जाती हैं। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चार्ज कितने टाइप का होता है, मींस काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो बेटा, चार्ज तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखेंगे, चार्ज कितने टाइप का है बेटा, चार्ज आपका टू टाइप का है। पहला चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड क्या हो जाएगा बेटा आपका, नेगेटिव चार्ज। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। अब बेटा एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रेपल करते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, रेपल करते हैं। तो बेटा आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपके दोनों चार्जेस लाइक हैं, लाइक का मतलब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव
या फिर हम कह सकते हैं दोनों क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, लाइक चार्जेस। और बेटा लाइक चार्जेस का दूसरा नाम होता है सिमिलर चार्जेस। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। तो ध्यान रखेंगे लाइक चार्जेस का काम क्या है, रेपेल करना, मींस एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जो बेटा अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे प्लस और माइनस, या फिर हम क्या कह सकते हैं माइनस और प्लस, ये क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो इसको कहते हैं अनलाइक चार्जेस। क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस। और इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है अपोजिट चार्जेस। तो ध्यान रखिएगा कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे मान लो एक लड़का है, वो लड़की को देख के क्या है, अट्रैक्ट हो जाता है, या एक लड़की है जो लड़के को देख के क्या अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसको तुम कह सकते हो अनलाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस मतलब लड़की लड़की को देख के अट्रैक्ट नहीं होती है और लड़का लड़की को देख के अट्रैक्ट नहीं होता है। इसको तुम ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो। तो भावनाओं में नहीं खोना है, कॉन्सेप्ट पे रहना है। तो ध्यान रखना है कि जो लाइक चार्जेस होगा वो हमेशा क्या करने वाला है, रेपेल करने वाला है। और जो अनलाइक चार्जेस है वो क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। तो यहां तक तुमको चीजें समझ में क्या है, आ गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो बेटा देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या मतलब होता है, क्वांटिटी। मतलब जो चार्ज होगा, जो किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। अब बेटा E Q E क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। E को क्या कहते हैं, E को कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। और बेटा N को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा और Q को कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं बेटा, चार्ज ऑन कंडक्टर। और बेटा जो N की वैल्यू होती है वो क्या कहते हैं, N इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है बेटा, N इंटीग्रल मल्टीपल भी इसको कहते हैं। तो इसकी बेटा एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपका रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब तुम सोचोगे सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है। तो बेटा तुम्हारी बुक में हेडिंग ये नहीं पड़ी होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बट ये कॉन्सेप्ट आपके बुक में दिया है। इसमें बेटा एक क्वेश्चन आता है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है फाइंड, या ये क्वेश्चन लिख के आएगा हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो बेटा आपका क्वेश्चन ये आएगा। ये क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 1 मार्क में भी आता है। तो आपका ये क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आया है। तो बात आती है कि इसका आंसर क्या होता है। तो बेटा आंसर मैं तुमको बता दे रहा हूं, इसका आंसर होता है 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या प्रेजेंट होते हैं। बट बात ये आती है कि ये निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमको भाई निकालना, सॉल्व करना भी सीखना है। ये थोड़ी सिर्फ इसको रट्टा मार लेना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, इसको सॉल्व करना सीखना है। तो क्या करेंगे बेटा, इसका जो ये फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, Q इक्वल टू NE, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो देखिए इधर मैं आपको लगा के भी दिखाता हूं। तो बेटा ध्यान से देखना, क्या लिखना है, Q इक्वल NE। क्या लिखना है, Q इक्वल NE। Q कितना दिया है, 1 कूलम। Q कितना दिया है, 1 कूलम। N कितना दिया है, निकालना है। E कितना है बेटा आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻19। ये वैल्यू हो जाएगी। अब बेटा N की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे,
ऑब्वियस सी बात है कि 1 में डिवाइड जाएगा, क्या डिवाइड जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड जाएगा। अब बेटा इसमें जब आपका डिवाइड जाएगा तो आपको क्या कर लेना, थोड़ा ऊपर लिख लेना है, थोड़ा क्या करना है बेटा, आपको ऊपर लिख लेना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं और एक बार यहां पे सोल्व कर देता हूं। तो थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपका इरेज करके यहां लिख देता हूं, जिससे कि आप थोड़ा चीजों को अच्छे से कम टाइम में समझ सकें। तो बेटा Q इक्वल टू एन आपने लगाया है, और आपको पता है कि यहाँ पर आपने 1 लिखा है, यहाँ पर आपने n लिखा हुआ है, और यहाँ आपने 1.6 10 पावर माइनस 19 लिखा हुआ है। अब बेटा n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 के डिवाइड में जाएगा क्या, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी क्या जाएगी, अब आपको n निकालना है, तो आप क्या करेंगे, n निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा ऊपर, नीचे 16 हो जाएगा, और इस 10 पावर 19 को आप नीचे वाले को ऊपर लेके आइए, ऊपर जाएगी पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब बेटा इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, 100 इंटू 10 पावर 18, मतलब एक पावर अगर कम करोगे तो ये 100 हो जाएगा, डिवाइड में 16। अब बेटा आप 16 से डिवाइड करिए यहाँ पर, तो आपका क्या आएगा, 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो बेटा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, 1 कूलम चार्ज में क्या प्रेजेंट होंगे। तो बेटा ये तरीका है जहां से आप क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, या तो एमसीक्यू में आएगा, या तो तुम्हारा एमसीक्यू में आएगा, या फिर तुम्हारा 2 मार्क्स में भी आ सकता है, या तुम्हारा 1 मार्क्स के रिटन में भी आ सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है करंट का, कि करंट क्या होता है। तो बेटा करंट बहुत आसान होता है। करंट को क्या कहते हैं, इसके लिए बेटा तुमको मैं फॉर्मूला बताता हूं, उसके बेसिस पे बोलेंगे तो काफी अच्छे समझेंगे। तो बेटा करंट का सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल Q डिवाइड T। क्या होता है बेटा, I इक्वल Q डिवाइड T। बेटा जब भी T डिवाइड में होता है, जब भी T डिवाइड में होता है तो हम बोलते हैं रेट, जब भी T डिवाइड में होता है तो हम बोलते हैं रेट। अब किसका रेट है, चार्ज का रेट है, तो बेटा बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा, टी का मतलब क्या होता है, रेट होता है, और चार्ज ऊपर है, तो रेट किसका होगा, चार्ज का होगा। चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे, करंट। तो हम कह सकते हैं करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर बेटा यूनिट की हम लोग बात करेंगे, तो बेटा सबसे पहली यूनिट जो तुम्हारी हो जाएगी वो फॉर्मूले से आ जाएगी, कूलॉम्ब पर सेकंड। क्या आ जाएगी, कूलॉम्ब पर सेकंड, मतलब कूलॉम्ब सेकंड माइनस 1। और बेटा दूसरी यूनिट इसकी होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और बेटा इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से, इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से। और बेटा जो 1 एम्पियर की जो वैल्यू होती है वो बेटा 1 कूलॉम्ब पर सेकंड होती है, 1 कूलॉम्ब पर सेकंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या n इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किसी कंडक्टर में टाइम t में प्रेजेंट है। अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी टाइम t में किसी कंडक्टर में प्रेजेंट है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होने वाली है। तो बेटा आपको पता है फॉर्मूला होता है I इक्वल क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I इक्वल क्यू डिवाइड टी। अब ये जो बेटा हमारा फॉर्मूला है इसमें आपका Q निकालना होगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो आप Q निकाल सकते हैं ना। Q क्या होगा बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Ne होगा। और बेटा करंट क्या होगा, Q डिवाइड T होगा। और बेटा Q की अगर आप वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा Ne, Q की जगह आ जाएगा Ne और डिवाइड T आ जाएगा। तो ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा I इक्वल टू क्यू डिवाइड टी, या फिर हम कह सकते हैं Ne डिवाइड टी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बेटा नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी किस टाइप की है, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है बता रहा हूं मैं तुमको, कि पहली चीज तो ये समझ लो कि करंट के अंदर क्या है, डायरेक्शन होता है। करंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। लेकिन बेटा ये तुम्हारी क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती है।
ध्यान रखिएगा डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। तो ध्यान रखिएगा करंट में डायरेक्शन होता है, करंट में डायरेक्शन होता है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। लेकिन ये भी बिल्कुल जेन्युइन बात है कि लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा तुम सोचोगे कि क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर डायरेक्शन होता है नॉर्मली किसी भी क्वांटिटी में तो वो वेक्टर हो जाती है, लेकिन करंट क्यों नहीं हो रही है वेक्टर। तो बेटा करंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रही है। करंट क्या नहीं कर रही है बेटा, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रही है। और जब बेटा कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है, कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो इसलिए करंट हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बेटा तुम्हारा चार्ज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हो गया और करंट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग कवर करेंगे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, उसके बाद कवर करेंगे ओम्स लॉ। तो चलिए इसको पूरा इरेज करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का, उसको देखते हैं। तो चलिए इरेज कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं अपने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो तुम्हारे दो टर्म्स आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा देखो क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, जैसे आप सपोज करो आपके पास एक चार्ज है। अब आप क्या कर रहे हो यूनिट टेस्ट चार्ज को, किस टेस्ट चार्ज को, यूनिट, यूनिट मतलब 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को आप क्या करते हो, इनफाइनाइट से लेके आते हो। आप क्या करते हो, यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। अब कहां लेके आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेके आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेके आ रहे हो। अब जब आप लेके आओगे तो यहां पर क्या होगा, वर्क डन होगा। यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। जो भी वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। तो ध्यान देने की बात क्या है, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द, पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द work done to bringing a unit test charge from infinite to a certain point। तो ये आपको एग्जाम में लिखना होता है। अब बेटा इसका अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बेटा पोटेंशियल को V से इंडिकेट करते हैं, वर्क डन है, और किसके लिए, यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q। अब बेटा नेक्स्ट आता है आपका, इसके लिए यूनिट क्या होगा, तो इसके लिए यूनिट हो जाएगा आपका, देखिए जूल और ये कूलॉम, तो आपका हो जाएगा जूल पर कूलॉम, ये आपका यूनिट हो जाएगा। इसको बेटा J बाई सी भी कहते हैं, JC माइनस 1B इसको कहा जाता है। और बेटा सेकेंड यूनिट इसकी और हो जाएगी, वो हो जाएगी बोल्ट, इसको बोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 वोल्ट की वैल्यू होती है वो 1 जूल पर कूलॉम के इक्विवेलेंट होती है, मींस JC माइनस 1 के इक्विवेलेंट होती है। अगर बेटा हम लोग बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वांटिटी है वो है आपकी स्केलर। कैसी क्वांटिटी है ये आपकी, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा है, पोटेंशियल क्या है, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपन Q हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम हो जाएगी या फिर वोल्ट हो जाएगी। जो 1 जूल पर कूलम होता है वो आपका क्या है, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसमें कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। अब इसी बेसिस पे बेटा नेक्स्ट होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसमें बेटा क्या करना होता है, इसमें भी यूनिट टेस्ट चार्ज को लाते हैं लेकिन किसी 1 पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट पे लेके आते हैं। तो हम मान लेते हैं किसी 1 पॉइंट A से किसी अनदर पॉइंट B तक लाने में जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट,
potential difference between 2 points can be defined as the work done to carry a unit test charge from one point to another point, तो फिर से सुन लो, potential difference can be defined as the वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो सपोज कर लो आप यूनिट टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके आ रहे हो। अगर आप लेके आ रहे हो तो इसका मतलब जो आपका वर्क डन होगा वो हो जाएगा W, और इसमें अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का कम होगा। अगर ए का ज्यादा हो जाएगा तो बी ए माइनस बी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए माइनस बी बी, और ये आपका आ जाएगा W अपॉन क्यू। क्या आ जाएगा? W अपॉन क्यू। अगर हम इसकी बात करते हैं यूनिट क्या होगी, तो बेटा आपको पता है W जूल होता है और Q कूलम्ब होता है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी हो जाएगी जूल पर कूलम्ब, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको कहते हैं JC माइनस 1, और दूसरी यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट। और ध्यान रखिएगा 1 वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? 1 जूल पर कूलम्ब के इक्विवेलेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? ये क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखिए क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये तुम समझ गए होगे। तो बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि पोटेंशियल में इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में वर्क डन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब होता है? रुकावट। और रुकावट किसके लिए? करंट को फ्लो होने के लिए रुकावट। तो जैसे आपको पता है कि जो हम लोग वायर लेते हैं उसमें क्या करंट फ्लो करता है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें जो रुकावट आ रही है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, क्या बोल सकते हैं? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। और कहां पर? इन अ कंडक्टर is called resistance. The obstruction offered to the flow of current in a conductor is called resistance. अब इंडिकेट किससे करते हैं? इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर से। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस का कारण क्या है? रेजिस्टेंस क्यों आता है? क्यों हमारी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रोड्यूस होता है? तो उसका कारण है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? जो हमारा कंडक्टर होता है ना, तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो उनके फ्लो होने की वजह से क्या है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। एंड तुम्हारा नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपकी होती है ओम, OHM। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, तो ध्यान रखिएगा यूनिट क्या होती है? ओम होती है, OHM। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी एक अदर यूनिट भी होती है, उसको कहते हैं वोल्ट पर एम्पियर। क्या कहते हैं? वोल्ट पर एम्पियर। तो इसकी 2 यूनिट है, फर्स्ट है आपका वोल्ट पर एम्पियर और सेकंड है आपका ओम। तो जो ओम यूनिट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा यूज होती है। अब बेटा आपका आता है अगर हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है तो उनको कैसे मेजर करेंगे? तो उनको मेजर करते हैं किलो ओम में और मेगा ओम में। इसमें मेजर करते हैं किलो ओम में और मेगा ओम में। तो जो किलो ओम होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 3 ओम, और जो मेगा ओम होता है वो होता है 10 पावर 6 ओम। तो ये आपको ध्यान रखना है 2 टर्म। अगर आपके हाई रेजिस्टेंस हैं तो किलो ओम और मेगा ओम को कह सकते हैं 10 पावर 3 ओम और 10 पावर 6 ओम। ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अब बेटा नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। तो बेटा ओम्स लॉ को ध्यान से समझिएगा। ओम्स लॉ में क्या होता है? आपको क्या करना होता है? जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं और जो टेम्परेचर होता है
उसको कांस्टेंट रखना होता है। क्या करना होता है, आपको फिजिकल कंडीशन और आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है। अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हो तो होता क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट आता है आर। तो जो V और I का रेशियो होता है वो R आता है, और R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो अगर हम इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ध्यान रखेंगे जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली क्या है, फ्लो ऑफ करंट के इक्विवेलेंट होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वोल्टेज होता है इसकी जगह क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग क्या है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो नॉर्मली जो लिखा जाता है वो आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, Ohm's law states that the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flow through it, provided all the physical condition and temperature remain constant। ये आपको ध्यान रखना है। तो ओम लॉ में ध्यान रखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन आते हैं, कांस्टेंट आर आता है, V की वैल्यू आर आई हो जाती है, V अपॉन आई निकालते हैं तो आर आ जाता है। अब बेटा ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, पोटेंशियल भी अगर यहाँ लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। मतलब जो आपका जो पोटेंशियल वो लिखा गया था वोल्टेज, अगर हम इसे वोल्टेज भी लिख देंगे तो भी आपका क्या सही होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद बात आती है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो बेटा लिमिटेशन क्या होगी, लिमिटेशन सिर्फ एक ही हो जाएगी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना मस्ट है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना क्या है, मस्ट है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का होता है। तो ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ किसका बेटा, रेजिस्टेंस का। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अगर इसकी हम यूनिट की बात करते हैं, कंडक्टेंस की क्या बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो देखो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, अब आपको पता है कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। अगर 1 अपॉन रेजिस्टेंस है तो 1 डिवाइड में रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM। तो लिख देंगे 1 अपॉन ओम, या इसी को हम कहते हैं ओम इनवर्स। क्या कहते हैं, ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स की को हम एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं। इसकी जो सेकंड यूनिट हो जाती है वो हो जाती है MHO, मोहो, और जो थर्ड यूनिट हो जाती है वो हो जाती है सीमेन। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल S से। तो ये आपकी क्या है, कंडक्टेंस की जो यूनिट्स हैं वो हो जाती हैं। तो ओवरऑल तुम्हारा जो ये पोर्शन है वो कवर हो गया। इसके बाद हम लोग अभी कवर करने वाले हैं ओम्स लॉ के लिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा, मतलब IV कर्व क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ओमिक सर्किट क्या है, नॉन ओमिक सर्किट क्या है, इनको कवर करेंगे। और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इतना पोर्शन अभी कवर करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की चीजों को कवर कर लेते हैं। बच्चों ओम्स लॉ के बाद अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं IV कर्व को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला आएगा आपका IV कर्व। तो देखो IV कर्व देखो कैसे बनाते हैं। तो देखो IV कर्व के लिए क्या करते हैं, जो I होता है वो बाई एक्सिस पे ले लेते हैं, और जो B होता है वो आपका हम लोग लेते हैं X एक्सिस पे। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें कि ग्राफ कैसा जाता है, तो ग्राफ आपका जाता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों जाता है, क्योंकि V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर V और I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कर्व हमेशा क्या रहने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये हमारा IV कर्व है इसका स्लोप क्या होगा। एक क्वेश्चन आता है कि जो IV कर्व है इसका स्लोप क्या होगा।
तो बेटा आपको ध्यान रखना है, मैथ्स में एक टर्म में आपको बता रहा हूं, मैथ्स में बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है। अगर आप मैथ्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है कि जो स्लोप होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या कहते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब वाई एक्सिस पे जो वाई होता है उसमें कितना चेंज हुआ और एक्स एक्सिस में जो एक्स होता है उसमें कितना चेंज हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट आप मैथ वाला ध्यान रखेंगे कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो रेशियो होता है वो स्लोप के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पर अपने कर्व में देखो, यहाँ पर वाई की जगह क्या है? आई है और एक्स की जगह क्या है? वी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ आईवी कर्व, तो बेटा जो स्लोप हो जाएगा आईवी कर्व का वो आपका आ जाएगा डेल्टा आई। वाई एक्सिस पे क्या है? आई। तो डेल्टा आई और एक्स एक्सिस पे क्या है? वी। तो डेल्टा वी। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी हमारा क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। अब बेटा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 डिवाइड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। और बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो बेटा जो स्लोप होता है, जो बेटा इस कर्व का स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस कर्व का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आ जाता है। तो इतना आपको लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा, आई वी कर्व बनाएंगे तो हमको पता है वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या करते हैं, आई वी कर्व बनाते समय आई वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे वी लेते हैं। जब इसका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पर आई था तो इसलिए डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी आपका हो जाता है। और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी को हम लोग आई को क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपका 1 अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई आ जाता है। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को लिख देंगे रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस आ गया। तो हमारा स्लोप आ जाता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर क्या होता है। तो बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद क्या आईवी कर्व देखेंगे। तो इतना देखना है, फिर बाकी हमारा क्या कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन तो हम बोलेंगे ओमिक रजिस्टर्स। ओमिक मतलब ओम लॉ, ओमिक मतलब ओम लॉ को फॉलो करने वाले। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, ये क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे या कह सकते हैं ओबे करेंगे किसको? ओम्स लॉ को। किसको ओबे करेंगे बेटा? ओम्स लॉ को ओबे करेंगे। किसको करेंगे ओबे? ओम्स लॉ को। तो बोलेंगे ओमिक रजिस्टर्स आर दोज रजिस्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। फिर एग्जांपल में क्या बोलेंगे? सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये हमारे ओमिक रजिस्टर के एग्जांपल हो जाएंगे। अगर बात करेंगे आईवी कर्व का, तो बेटा इसका जो आईवी कर्व है, अब आपको पता है ये किसको फॉलो कर रहा है? ओम्स लॉ को। अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा? ओम्स लॉ को फॉलो करा तो क्या होगा? V प्रोपोर्शनल I होगा। और अगर V प्रोपोर्शनल I होगा तो कर्व कैसा आएगा? कर्व हमेशा आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा बेटा? कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा। Y एक्सिस पर लेना पड़ेगा I और X एक्सिस पर लेना पड़ेगा V। तो IV कर्व हमारा क्या आ जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में क्या आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका IV कर्व, इसमें देखेंगे अभी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं नॉन ओमिक रजिस्टर का। तो क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे बेटा? डज नॉट ओबे करेंगे। क्या करेंगे? डज नॉट ओबे। जो वो सब्सटेंस जो ओबे नहीं करेगा, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओमिक रजिस्टर्स आर दोज रजिस्टर्स, ओमिक रजिस्टर्स आर दोज रजिस्टर्स विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो ध्यान रखेंगे कि वो रजिस्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे एलईडी लाइट हो गया, हमारा सोलर सेल हो गया, जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फिलामेंट हो गया बल्ब का। तो ये सब हमारे क्या है? नॉन ओमिक रजिस्टर के एग्जाम्पल हैं।
क्योंकि यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। अब बेटा अगर हम लोग आईवी कर्व बनाएंगे तो आईवी कर्व क्या है, ओम लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओम लॉ को फॉलो नहीं करेगा मतलब V और I क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। V और I प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। अगर V और I प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, जब आईवी कर्व बनाएंगे तो जैसे हमने क्या किया, ये आईवी कर्व के लिए y एक्सिस पे I ले लिया और x एक्सिस पे V ले लिया, तो जो आईवी कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो आईवी कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब स्ट्रेट नहीं आएगा। बस ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट नहीं आएगा, बाकी किसी तरीके से आ सकता है। तो ये हमारा क्या है, नॉन ओमिक रजिस्टर कंप्लीट हो गया। अब बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओमिक रजिस्टर एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। तो बेटा अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो देखो डिफरेंस भी आप ऐसे लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन का डिफरेंस दे देना, फिर आप एग्जाम्पल का डिफरेंस दे देना, फिर आप आईवी कर्व का डिफरेंस दे देना, और अगर फोर्थ चाहो डिफरेंस देना तो फोर्थ डिफरेंस में आप दे सकते हो कि ओमिक रजिस्टर में जो कर्व बनता है आईवी कर्व वो स्ट्रेट लाइन होता है, और जब आप नॉन ओमिक में लिखोगे तो आप लिखोगे फोर्थ पॉइंट में, जो नॉन ओमिक रजिस्टर है वहां पे जो आईवी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको ओमिक और नॉन ओमिक में डिफरेंस लिखना है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा पहला फैक्टर है मटेरियल, किसका, कंडक्टर का। तो ध्यान रखेंगे मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब बेटा इसके बाद सेकंड फैक्टर कौन सा होगा, लेंथ इफेक्ट करता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब बेटा नेक्स्ट होगा आपका थिकनेस ऑफ कंडक्टर, तो ध्यान रखेंगे थिकनेस ऑफ कंडक्टर। एंड बेटा लास्ट वन होगा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर। अब बात आती है कैसे इफेक्ट करता है वो देखना है। तो ध्यान रखेंगे कि जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं, जो बेटा डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट मटेरियल और सेकंड मटेरियल है, तो फर्स्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंसंट्रेशन डिफर होगा। अगर कंसंट्रेशन डिफर होगा तो इस वजह से क्या रेजिस्टेंस भी डिफर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो डिफर हो जाता है, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अगर कंसंट्रेशन डिफर हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो भी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। फिर बेटा नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर में आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और कंडक्टर की लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंक्रीज लेंथ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और लेंथ डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है बेटा थिकनेस ऑफ कंडक्टर। तो थिकनेस ऑफ कंडक्टर में आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये थिकनेस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ अगर थिकनेस ज्यादा होगी, अगर वायर की थिकनेस ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वायर की थिकनेस क्या है, कम होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस कब कम होगा और कब ज्यादा होगा। तो इसलिए तुमने देखा होगा जो मोटा वायर हम लोग लेते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब मोटा वायर लेते हैं तो वो क्या है, कभी जलता नहीं है जल्दी से। क्यों नहीं जलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। और जब हम लोग पतला वायर लेते हैं तो जब हम लोग कई बार स्विच में लगाते हैं तो वो क्या है, स्पार्क कर जाता है, वो वायर जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा था, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर क्या है, वायर जल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो मोटा वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, तो लंबे समय तक वायर चलने वाला है। और अगर हमारा वायर पतला है, थिन है, तो उसकी थिकनेस अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो
वायर क्या है, जल जाएगा और ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। अब बेटा लास्ट पॉइंट है आपका टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो बेटा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर में क्या ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम करो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है? तो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक एक्सप्रेशन लिखना होगा कि जो R होता है वो L के प्रोपोर्शनल होता है, अभी मैंने आपको बताया, और जो R होता है वो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा ये दो इक्वेशन आपकी आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने पे R प्रोपोर्शनल हो जाता है L डिवाइड A। जब बेटा आप नेक्स्ट लाइन में आओगे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो R इक्वल हो जाता है रो L डिवाइड A, और बेटा रो की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा R A डिवाइड L। बेटा कैसे आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A का मल्टीप्लाई R में हो जाएगा तो R का वैल्यू, रो का वैल्यू हो जाएगा RA अपॉन L। और बेटा जो रो होता है इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बेटा इसमें देखो क्या करते हैं, डेफिनेशन अगर हमको बोलना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कैसे बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एल की वैल्यू क्या करते हैं 1 लेते हैं, एरिया की वैल्यू क्या लेते हैं वो भी 1 लेते हैं, तो बेटा रो की वैल्यू क्या आ जाती है आर आ जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई अगर हमारे पास वायर है उसकी अगर हम लेंथ 1 ले लें और उसका एरिया 1 ले लें तो जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या शो करेगा। तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस तरीके से तुमको डेफिनेशन लिखना होगा। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेटा दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है मटेरियल और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो मटेरियल में क्या होता है, जैसा मैंने तुमको ये बताया था कि जो मटेरियल होता है, जैसे ये फर्स्ट मटेरियल है, ये सेकंड मटेरियल है, तो दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होंगे। अगर कंसंट्रेशन अलग अलग होंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो ध्यान रखेंगे डिफरेंट मटेरियल के लिए कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होने की वजह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर में कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर में ध्यान ये देना है कि जो रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब बात हम लोग करेंगे मेटल्स की, मतलब मेटल्स के केस में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के रेसिप्रोकल की, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये कब होगा, ये सेमी कंडक्टर में होगा। कब होगा बेटा? सेमी कंडक्टर्स के लिए होगा। तो ध्यान रखेंगे मेटल्स के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन मटेरियल तुम्हारा अगर सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर कम करने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और टेम्परेचर ज्यादा करने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अबाउट। अब बेटा नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। क्या है बेटा नेक्स्ट आपका? कंडक्टिविटी। तो बेटा कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तुम कह देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रो। कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर बेटा हम इसको डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लोग बेटा लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल 1 अपॉन स्पेसिफिक
वन अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये बेटा फॉर्मूला आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद अगर हमको यूनिट लिखना हो, क्या लिखना हो, यूनिट लिखना हो, तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखो आपको ये पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो बेटा हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट देखा, अभी नहीं देखा, तो देखो क्या होगा। तो देखो यूनिट देखना ध्यान से, ये ओम होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर होता है। तो बेटा इसका जो यूनिट आ जाता है, इसका जो बेटा यूनिट आ जाता है वो आपका आ जाता है ओम मीटर। क्या आ जाता है, ओम मीटर। तो बेटा ये इसका रेसिप्रोकल है, तो आपका क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। तो ये इसका क्या है, यूनिट आ जाएगा। अब बेटा एक आपका लास्ट टर्म बचा हुआ है इसके बाद, वो समझ लो। तो बेटा लास्ट टर्म है आपका सुपर कंडक्टर। क्या बचा हुआ है, सुपर कंडक्टर। तो थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग क्या कवर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, लास्ट वाला ही थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इतने पोर्शन में हमारा क्या है, सुपर कंडक्टर क्या है, कवर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर की। अगर तुम में से कोई भी बच्चा जानता है भाई सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो बता सकता है। सुपर मतलब अच्छा वाला। और बेटा अच्छा कब होगा, खुद सोच के देखो, कोई चीज अच्छी कब होगी, कोई चीज अच्छी कब होगी, सोच के देखो ये चीज। बेटा हम लोग लिख रहे हैं क्या, सुपर कंडक्टर्स। तो बेटा सुपर कंडक्टर्स कब होगा, कोई कंडक्टर सुपर कब होगा, सोच के देखो ये चीज। बेटा सोचोगे तो आप क्या है, जल्दी समझ जाओगे, एग्जाम तक लिख पाओगे। और अगर बिना सोचे करोगे तो फिर एग्जाम में कई बार क्या करोगे, भूल जाओगे। तो बेटा सुपर कंडक्टर की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बेटा सुपर कंडक्टर मतलब सबसे अच्छा वाला कंडक्टर। कंडक्टर में समस्या क्या है, कंडक्टर में समस्या है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस ही समस्या दे रहा है ना, तो सुपर होगा, अगर अगर सुपर होगा कोई भी कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, सुपर कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव जीरो रेजिस्टेंस। या हम ये भी कह सकते हैं सुपर कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच हैव जीरो रेजिस्टेंस। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हम सिर्फ पढ़े ले रहे हैं। वास्तव में बेटा होता है। कैसे होता है समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तो बेटा जैसे मरकरी है और आपका लेड है। तो मरकरी बेटा बेटा मरकरी जो है 4.2 केल्विन के बिलो सुपर कंडक्टर होता है। और बेटा जो लेड होता है वो 7.25, बेटा 7.25 केल्विन के बिलो क्या है, सुपर कंडक्टर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केल्विन में जो टेम्परेचर दिया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा कि मरकरी है सुपर कंडक्टर, लेकिन कब है, जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन के बिलो है। इसी तरीके से लेड है सुपर कंडक्टर, लेकिन कब है, जब टेम्परेचर 7.25 केल्विन के बिलो है। तो बेटा ये ओवरऑल तुम्हारा क्या है, कवर हो गया है, जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन था तो ये पूरा कवर हो गया है। अब बेटा इसके बाद तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और उसके अलावा आपका आएगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आएगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आएगा, फिर उसके बाद पावर वगैरह आएगा। उसके बाद चैप्टर हमारा क्या कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर बाकी की चीजें भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आगे हम लोग कवर करते हैं ईएमएफ। तो चलिए इरेज करते हैं, सारी चीजें कवर करते हैं। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईएमएफ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो बेटा ये जो पोर्शन है ईएमएफ वाला, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि बेटा कुछ टर्म्स हैं जो हमारे एक जैसे हमको क्या दिखाई देंगे। जैसे एक टर्म आपका होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर बेटा दूसरा टर्म तुम्हारा होगा टर्मिनल वोल्टेज, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज को समझना होगा। और बेटा फिर नेक्स्ट टर्म होगा आपका वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बेटा ये देखने में एक जैसे दिखते हैं। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर कैसे हम ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन ट्रैक करेंगे। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको एक आता अच्छे से और थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लेते हैं तो ये सारे बहुत ही आसानी से आ जाते हैं।
तो देखो सबसे पहले आपको समझना है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो बेटा इसको आप क्या करिए, फॉर्मूले के बेसिस पे समझिए। तो बेटा फॉर्मूला आपका होता है E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि W में Q से डिवाइड किया गया है, तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन। क्या कह सकते हैं? वर्क डन इन यूनिट चार्ज। क्या कह सकते हैं? वर्क डन इन यूनिट चार्ज। तो बेटा लिखने का एक पैटर्न होगा, वो समझिए क्या होगा। तो बेटा ध्यान ये रखना है कि जो ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ होता है वो पूरे सर्किट के लिए होता है। जो ईएमएफ होता है वो पूरे सर्किट के लिए होता है, लेकिन जो बेटा टर्मिनल वोल्टेज होता है ये सिर्फ टर्मिनल्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ईएमएफ फुल सर्किट के लिए होता है और टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल्स के लिए होता है। और बेटा वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो ध्यान रखेंगे, फुल सर्किट के लिए बोलेंगे तो ईएमएफ आएगा, फुल सर्किट के लिए बोलेंगे तो ईएमएफ आएगा। ध्यान रखिएगा, फुल सर्किट के लिए बोलेंगे तो ईएमएफ आएगा। अगर टर्मिनल्स की बात करेंगे तो आपका टर्मिनल वोल्टेज आएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा। आप देखो डेफिनेशन कैसे देंगे वो समझना है, ध्यान से समझिएगा। तो बेटा डेफिनेशन पहले एक बार तुम फॉर्मूले और समझ लो, उसके बाद डेफिनेशन समझोगे तो क्या है, बिल्कुल माइंड में क्या है, छप जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इस सिमिलर वे पे आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो V होगा, वो होगा डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू। क्या होगा? डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू। फिर इसी बेसिस पर जो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा स्मॉल v इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल क्यू। तो ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल क्यू, यहाँ पर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू डैश अपॉन स्मॉल क्यू, और यहाँ पर क्या बेटा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब डेफिनेशन कैसे देंगे ये समझते हैं। तो सिंपल सा पहले आप क्या करो, ईएमएफ की डेफिनेशन देखो। एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज, क्या बोला जा रहा है, एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ सेल। तो यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट में लेने के लिए जो हमारी एनर्जी स्पेंड हुई है उसको हम कहेंगे ईएमएफ। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ सेल। तो सेल के कंप्लीट सर्किट में यूनिट चार्ज को लेने में जो भी एनर्जी स्पेंड हुई है उसको हमने बोल दिया है ईएमएफ ऑफ सेल। रिप्रेजेंट किया है ई से, फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो बेटा यूनिट एक तो हो जाएगी हमारी वोल्ट, और जो दूसरी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल पर कूलॉम्ब। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलॉम्ब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जूल पर कूलॉम्ब। अब बेटा ईएमएफ को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो सिंपल वे में तुम कह सकते हो ईएमएफ को अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड का मटेरियल, और दूसरी चीज इफेक्ट करती है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोड का मटेरियल, पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रोड का मटेरियल इफेक्ट करता है, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमको लेना है ये भी हमारा क्या इफेक्ट करता है। तो ये दो फैक्टर्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। फिर बेटा होता है नेक्स्ट आपका टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज। तो बेटा हम क्या डेफिनेशन कह सकते हैं, सब कुछ यही डेफिनेशन दोगे, बस केवल यहां जो लिखा है ना अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ सेल, यहां बेटा आप कर दोगे अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल, अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल। तो बेटा ओवरऑल हम क्या डेफिनेशन देंगे, तो हम ओवरऑल डेफिनेशन देंगे द वर्क डन per unit charge in taking a positive test charge around the circuit connected across terminal। तो ध्यान रखिएगा, the work done per unit charge in taking a positive test charge around the circuit connected across terminal। और बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W डैश अपॉन क्यू। यूनिट वही रहेगी वोल्ट और जूल पर कूलॉम। जब बेटा बात आएगी वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल की तो हम क्या बोलेंगे, the work done per unit charge in taking a positive test charge around the electrolyte। तो स्मॉल v हो जाएगा स्मॉल w अपॉन q। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, एक डेफिनेशन याद करोगे, देखो उससे सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहा था ईएमएफ पूरे सर्किट के लिए है,
टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स के लिए है, और जो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप है ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। अब बेटा अब हमको क्या करना है, इनका रिलेशन देखना है कि जो हमारा ईएमएफ है ई, इसमें क्या रिलेशन है, जो हमारा बेटा ईएमएफ ई है इसका रिलेशन देखना है किसके साथ, टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल वी के साथ और वोल्टेज ऑफ द सेल स्मॉल वी के साथ। ये आपको रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन ड्राइव होके आएगा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, कुछ आपको पहले टर्म समझने हैं। बेटा कैपिटल डब्ल्यू किसको बोला था, आउटसाइड और इनसाइड को मिला के जो वर्क डन हुआ था सेल में, उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू बोला था। डब्ल्यू डैश किसके लिए बोला था बेटा, यहाँ देखो टर्मिनल्स के लिए बोला था, मतलब आउटसाइड द सेल के लिए बोला था। और बेटा स्मॉल डब्ल्यू क्या बोला था, जब इलेक्ट्रोलाइट की बात है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है। तो इनसाइड के लिए क्या है स्मॉल डब्ल्यू, आउटसाइड के लिए कैपिटल डब्ल्यू डैश, और आउटसाइड इनसाइड मिला के क्या है कैपिटल डब्ल्यू। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। तो आउटसाइड इनसाइड को मिला के एनर्जी क्या होगी, आउटसाइड और इनसाइड के इक्विवेलेंट होगी। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश प्लस स्मॉल डब्ल्यू। अब बेटा फॉर्मूला लिख दीजिए, बेटा कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू में आप क्या कर लो बेटा, बोथ साइड क्यू से डिवाइड कर लो। तो अगर हम बेटा बोथ साइड क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टर्म ये आ जाएगा। अब बेटा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल क्यू क्या हो गया, कैपिटल ई हो गया। अब इसके बाद बेटा कैपिटल डब्ल्यू डैश अपॉन स्मॉल क्यू क्या हो गया, कैपिटल वी हो गया। और बेटा ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल क्यू क्या हो गया, स्मॉल वी हो गया। तो ई की वैल्यू आ जाती है v प्लस वी। और बेटा इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V इक्वल ई माइनस स्मॉल वी। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को क्या है लिखा जाता है। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ऑफ द सेल के बीच में। तो ये ओवरऑल तुम्हारा क्या क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल मतलब अंदर का। तो जो भी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा सेल के अंदर करंट को फ्लो करने में, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट in the cell to flow the current। तो ध्यान रखिएगा, internal resistance of a cell can be defined as the resistance offered by the electrolyte in the cell to flow the current। फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल I स्मॉल r। तो ध्यान रखेंगे जैसे ये हमारा स्मॉल r हो जाएगा और इसमें हमारी जो करंट है वो I फ्लो कर रही है। ये हमारा सर्किट का रिप्रेजेंटेशन होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा हमको क्या करना है, इसके बाद ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में निकालना है। यहाँ बेटा क्या था, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज में था, ध्यान रखिएगा, या ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में था, और यहाँ क्या ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन 3 पॉइंट में रिलेशन है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक सेल बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। अब सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं और उसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r को क्या कनेक्ट कर देते हैं, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ डॉटेड बॉक्स में फिट कर रहा हूँ। तो ये सेल हो गया, ये इसके बगल में क्या है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस r हो गया। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगी और एक कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल R में जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अगर सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का। अब बेटा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता है तो करंट कैसे निकालेंगे, सर्किट के ईएमएफ में टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो E डिवाइड R प्लस R हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, करंट सेल से क्या हो जाएगी, E अपॉन R प्लस R। बेटा इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू I ब्रैकेट R प्लस R। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है।
अब बेटा हमको निकालना था इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बेटा क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल वी अपॉन आई। अब बेटा स्मॉल वी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी। क्या होती है बेटा, कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी। यहां से बेटा देख सकते हो, यहां से अगर आप स्मॉल वी की वैल्यू निकालोगे इस जगह से, तो क्या आएगी, कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी। तो वही हमने लिख दिया है, कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी। और बेटा आई क्या है, करंट सर्किट में, तो बेटा इसकी वैल्यू होगी कैपिटल वी अपॉन आर, कैपिटल वी अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बेटा अब आर क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। जो आर होता है बेटा सबसे नीचे वाला टर्म क्या सबसे ऊपर जाता है, तो ये वाला आर क्या सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू में आर आ जाएगा। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस v से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो बेटा e के डिवाइड में v आ जाएगा, माइनस v डिवाइड v 1 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1, e अपॉन v माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, r लगा दोगे। तो ये बेटा रिलेशन आ गया हमारा ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और आपका टर्मिनल वोल्टेज में। तो ये आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमारे टर्म्स को डिफाइन करता है। अब बेटा एक ये जो फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इसका बेटा रोल सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में होगा और इस फॉर्मूले का भी रोल सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में होगा। तो इनको अच्छे से आपको क्या है, याद कर लेना है। तो इसी के साथ जो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब बेटा इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि रजिस्टर्स को कंबाइन कैसे करते हैं। तो उसको कवर करने के लिए इसको रेज करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या कवर करते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद चीजों को कवर करते हैं। तो बेटा ध्यान बस तुमको इतना एक ही चीज का देना है, अगर तुमको नंबर अच्छे चाहिए, अगर बेटा क्या चाहिए तुमको, नंबर अच्छे चाहिए, तो जितना ये पढ़ाया जा रहा है इसको एकदम बहुत अच्छे से सॉलिड वे में रिवाइज करो, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं बाकी भूल जाते हैं। बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, चीजों को समझो, चीजों को नोट करो। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और वीडियो को क्या एक बार फिर से रिवाइंड भी कर सकते हो। अगर बार बार बैक करके वीडियो देखोगे तो चीजें आपकी क्या क्लियर हो जाएंगी। तो बस ध्यान रखिएगा, बैक बटन आपको मिला है, आप एक ही चीज को 10 बार पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है बेटा, ऑफलाइन में टीचर सिर्फ आपको एक बार पढ़ा देता है, बाकी फिर आप क्या दोबारा नहीं देख सकते हो। लेकिन जो ये ऑनलाइन लेक्चर होते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि हम जितने बार चाहें उतने बार क्या है देख सकते हैं। तो एक ये अपनी खास बात है, तो ध्यान रखिएगा, नंबर्स अगर लाना है तो लेक्चर को बहुत अच्छे से कवर करें, उसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं उसको करिए, और उसके बाद जो हमारी बैक एक्सरसाइज है उसको करिए। अगर ये सब चीजें आप करोगे तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, तो फिर डेफिनेटली तुमको चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और जब पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे तो आप एक ही झटके में कर दोगे। और बेटा फिजिक्स का पेपर ही होता है जो टफ आता है, और मैं तुमको पूरा फिजिक्स बहुत अच्छे से कवर करवा रहा हूँ, इसके साथ में केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, वो सब कुछ कवर करवा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइए, 2024 फिजिक्स, 2024 केमिस्ट्री, 2024 बायोलॉजी, 2024 इंग्लिश, 2024 हिंदी, 2024 हिस्ट्री सिविक्स। तो उसमें आपको क्या सब कुछ चीजें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां जाकर सब कुछ आप क्या देख सकते हो। अब बेटा इसमें हम लोग को क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग बेटा क्या डालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होगा, बेटा दो तरीके के हमारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और बेटा दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होंगे अटैच, वो एक सीरीज में अटैच होंगे, एक लाइन पे अटैच होंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होंगे
वो एक दो फिक्स पॉइंट के बीच में ही अटैच होंगे। देखो कैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे और कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बेटा कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस लेना है R1, फिर क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है R2, फिर क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है R3, और इनको क्या करना है, एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट करवा देना है। इनको एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट करवा देना है। यहां बेटा बोलेंगे रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। और बेटा यहाँ पे बैटरी का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V, और चाहो तो यहाँ पे एक तुम की के भी क्या है लगा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहो तो की लगा सकते हो, चाहो तो हटा भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे अभी हमको कोई नीड नहीं है की का, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैच कर देते हैं। अब बेटा क्या होगा, बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो जब बैटरी से करंट फ्लो स्टार्ट करेगा तो ये करंट क्या होगा, ऑल रेजिस्टेंस में इस तरीके से जाएगा और वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या है, करंट का फ्लो होगा। अब बेटा होता क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो R1 रेजिस्टेंस है इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और R3 के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो बेटा इस केस में क्या होता है, हम लोग क्या कर लेते हैं, बीच में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि भाई एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ये यहाँ पर है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस एंड से लेके इस एंड के बीच का है। सिमिलरली V2 इस एंड से लेके इस एंड के बीच का है। सिमिलरली V3 इस एंड से लेके इस एंड के बीच का है। अब बेटा इसका हमको अगर डेरिवेशन करना तो हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था, जो V और I का जो रेशियो था बेटा, जो V और I का रेशियो था आपका वो था R। तो बेटा वहां से V की वैल्यू आ जाती है I R, क्या आ जाती है बेटा, I R। तो आपको अगर V1 निकालना है तो V1 क्या हो जाएगा, I R1। बेटा I1 क्यों नहीं लिया, I1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो करंट I है वो सभी में सेम जा रही है, इसलिए I1 लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली V2 जब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा I R2। सिमिलरली V3 जब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा I R3। तो बेटा ये क्या है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के एंड पर क्या पोटेंशियल आ जाता है। अगर बेटा हम बात करते हैं टोटल पोटेंशियल की, किसकी बात करते हैं, टोटल पोटेंशियल की, तो बेटा टोटल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब बेटा अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो देखो क्या होगा। तो बेटा अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो V की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहां देखो लिखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब बेटा V की वैल्यू हो जाएगी, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको बेटा बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R। अगर बेटा हम कंसीडर कर लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज R, अगर बेटा हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R ले लेंगे, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक हम सिंगल रेजिस्टेंस R लगाते हैं तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये बेटा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा
जब भी इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इन तीनों की जगह, तो उसमें भी तो करंट आई फ्लो होगा, बैटरी वी रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर लगा देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। फिर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, तो बेटा क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लेंगे, और बेटा यहाँ पर क्या ले लेंगे, I इंटू आर ले लेंगे, ये आई आर। अब देखो I से I क्या है, कट जाएगा लेफ्ट से और राइट से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैल्यू बेटा R हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा ये हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो इतना डेरिवेशन आपको क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, शो करना होगा, और इसके बेसिस पे आपको क्या है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बेटा अगर हम इसमें कोई स्पेशल केस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। देखो कैसे लगा सकते हैं, अगर हम कंसीडर कर लें, इफ all resistances are of R1, अगर हम मान लें कि ऑल रेजिस्टेंस हमारे क्या है, R1 है, तो बेटा कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R हमारा आ जाएगा 3R1। लेकिन बेटा ये जो केस है, ये मैं आपको कल केस बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये आपको जितना मैंने ये बताया है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तक जो है ड्राइव करना होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ तक आपका डेरिवेशन क्या कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये डेरिवेशन तुमको समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 रेजिस्टेंस लेना है, R1 R2 R3, तीनों को एक लाइन में अटैच कर देना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक बैटरी लगा देना है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V1 क्या हो जाएगा, R1 के एंड पे IR1 V2 IR2 V3 IR3, टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बेटा आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है V1 V2 V3 की, तो IR1 IR2 IR3 आ गया, I कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 R2 एंड R3, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो इक्विवेलेंट सर्किट जो बन रहा है, इन तीनों को हटा के रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा सकते हैं। अगर एक कैपिटल R लगा सकते हैं तो V की वैल्यू हो जाएगी I इंटू आर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 को देखो LHS सेम है, तो RHS सेम हो जाएगी, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू IR, I से I कट गया तो बचा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R, तो फाइनली R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से ये जो डेरिवेशन है वो हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्या कवर करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो बेटा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि तुम समझ नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा माइंड यूज करोगे बहुत ही आसानी से डेरिवेशन क्या है कर ले जाओगे। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी डेरिवेशन क्या है नहीं होता है, बस थोड़ा सा क्या है समझना होता है, क्योंकि समझ के करोगे तो फिर क्या है अच्छे से चीज़ें हमारी क्या है क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा थोड़ा इंक डाल लेते हैं क्योंकि मार्कर थोड़ा लाइट हो रहा है। तो बेटा ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हो तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ना है। और बेटा पैरेलल वाले का कैसे बनाएंगे, पैरेलल में क्या करते हैं बेटा, दो एंड लेते हैं और उन दो एंड के बीच में 3 रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ लिख के। तो क्या करना होगा, आपको 3 रेजिस्टेंस लेना होगा, उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा इसमें सबसे पहले बात आती है डायग्राम की। तो क्या करेंगे, दो हम क्या करेंगे पॉइंट लेंगे। तो जैसे एक पॉइंट हमने ये लिया और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक पॉइंट इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस इस तरीके से अटैच कर देंगे।
सिमिलर वे पे बेटा एक इधर लेंगे पॉइंट और इधर क्या है इस तरीके से फिर से अटैच कर देंगे और इन पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बैटरी को अटैच कर देंगे, बैटरी को अटैच कर देंगे। बेटा कुछ लोगों के बच्चों के माइंड में एक चीज आती है कि सर बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है, कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज जरूर आती है। तो बेटा ध्यान रखना, जो सेल होता है ना बेटा सेल, तो सेल को ध्यान रखिएगा, सेल जब बनाया जाता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिर्फ लिया जाता है। लेकिन बेटा जब बैटरी बनाई जाती है, जब बैटरी बनाई जाती है तो यहाँ पे एक नहीं लेते हैं, मोर देन वन लेते हैं। क्या करते हैं? मोर देन वन लेते हैं। तो ये हमारा सेल हो जाता है, ये हमारा बैटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा सेल में सिर्फ एक होगा और बैटरी में मोर देन वन होगा। अब बेटा जैसे हम लोग ये कर रहे थे पहला कॉम्बिनेशन, तो हम क्या करते हैं इनका नेम दे देते हैं। जैसे R1 रेजिस्टेंस बोल देते हैं, R2 बोल देते हैं एंड R3 बोल देते हैं और पोटेंशियल हम क्या कर देते हैं? V बोल देते हैं। अब बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ से ये पोटेंशियल इस एंड पे अटैच है और इस एंड पे अटैच है और इन दोनों ही एंड पर ये भी अटैच है R1, R2 भी अटैच है और R3 भी अटैच है। तो इसका मतलब क्या है? तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस का इन दोनों एंड के बीच में, वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अगर इस एंड का नाम अगर आप ए और बी बोल दो तो ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है? सेम रहने वाला है। तो बेटा हम क्या करेंगे? करंट को फ्लो कराएंगे बैटरी से। जैसे हमने क्या किया, करंट आई फ्लो कराया, फ्लो करने के बाद ये करंट ऊपर जाएगा, यहां जाएगा, अब यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ऊपर जाएगा जिसको हम I1 बोलेंगे, इस लाइन में जाएगा तो उसको हम I2 बोलेंगे, यहां जाएगा नीचे तो इसको हम I3 बोलेंगे। तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वो पूरा हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे ये फिगर किसके लिए हो गया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब बेटा बात आती है कि डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो चलिए डेरिवेशन भी हम लोग क्या देख लेते हैं। तो देखो डेरिवेशन काफी आसान है। तो बेटा जैसे हम लोगों ने वहां क्या किया था सीरीज वाले में, जो V1 V2 विधि था वो लिखा था। अब यहाँ पर बेटा क्या I1 I2 I3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? I की वैल्यू लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, यहां से अगर बेटा आप I निकालोगे V अपॉन I इक्वल टू R से, अगर आप I निकालोगे तो बेटा I की वैल्यू हमारी आएगी V अपॉन R। क्या आएगी बेटा? V अपॉन R आएगी। तो अब बात आती है कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हो। तो हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले I1 निकालेंगे। तो बेटा I1 क्या होगा? बेटा I1 क्या होगा? V अपॉन R1। I2 क्या होगा? V अपॉन R2। I3 क्या होगा? V अपॉन R3। अब बेटा टोटल करंट अगर हम लोग निकालते हैं, अगर हम टोटल करंट को I जैसे हम लोगों ने बोला हुआ है, अगर ये टोटल करंट निकालते हैं, अगर बेटा हम बात करते हैं टोटल करंट की, टोटल करंट सर्किट में कितना है, तो बेटा I की वैल्यू हो जाएगी I1 I2 और I3 के सम के इक्वल। क्यों हो जाएगी? क्योंकि I जो करंट थी वही इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी I1 I2 I3 में, तो इसलिए I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। अब बेटा क्या करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू लिखेंगे तो V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। अब बेटा आप देखो V ऊपर कॉमन हो रहा है, तो V कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। इसको बेटा बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, अगर हम मान लें इफ कैपिटल R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ कैपिटल R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? सर्किट का, ऑफ द सर्किट। तो बेटा क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो हो जाएगा उसकी वैल्यू V अपॉन R आ जाएगी। ये बेटा आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर बेटा इक्वेशन 1 देखें और इक्वेशन 2 देखें तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा?
बेटा V अपॉन आर, ये बेटा आई है और ये भी आई है, तो V अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V ब्रैकेट में 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3, ये टर्म आ जाएगा। अब बेटा देखो V से V क्या है, कट जाएगा, जब V से V कट जाएगा तो 1/R आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा फाइनल जो डेरिवेशन है वो क्या है, आ जाएगा। तो ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो बेटा तुमने सीरीज कॉम्बिनेशन का देखा और पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखा, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, जो डेरिवेशंस हैं उनको ड्राइव कर सकते हो। अब बेटा इसके बाद जो तुम्हारा रिमेनिंग पोर्शन है वो बचा हुआ है पावर का, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक पावर को कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को एक ही साथ सब कुछ कवर करेंगे, जिससे कि जो कंफ्यूजन है वो आपके क्या खत्म हो जाए। तो चलिए इसको रेज कर लेते हैं, फिर आगे क्या हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को कवर कर लेते हैं। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको वन शॉट में पूरा देख लेते हैं। तो चलिए लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। तो बेटा होता क्या है, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी के फॉर्म में क्या है, स्टोर हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क डन के लिए क्या है, एक्सप्रेशन निकालते हैं, और वही एक्सप्रेशन हमारे एनर्जी के लिए क्या है, हो जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा जो एनर्जी को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे, वर्क डन कैन बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। और बेटा इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा W इक्वल क्यू बी। क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, W इक्वल टू क्यू बी। अब बेटा इसमें तुमको ध्यान ये देना है कि तुमको एक सर्किट बनाना है। एक रेजिस्टेंस R ले लोगे, उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे और एक की कनेक्ट कर दोगे। बैटरी से करंट I फ्लो कराओगे जो कि तुम्हारे रेजिस्टेंस में जाएगी। अब तुमको पता है कि हमको पता होता है कि जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है IT। चार्ज की वैल्यू क्या होती है बेटा, IT। तो इसलिए अगर Q की जगह IT लिखोगे तो W की वैल्यू आ जाएगी VIT। क्या आ जाएगी बेटा, VIT। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी के लिए सेकंड फॉर्मूला आ गया। अगर बेटा नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं तो बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस R है, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो V की वैल्यू हो जाएगी IR। अगर बेटा V की वैल्यू IR है तो बेटा यहाँ पे आप रखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है, जो बेटा हमारी ये इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो ऊपर वाले को, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें अगर आप V की वैल्यू IR रखेंगे तो क्या होगा, IR इंटू IT। तो बेटा I स्क्वायर RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। अब बेटा ओम्स लॉ को हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्या करें, I की वैल्यू निकाल लें तो बेटा I आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R। क्या आएगा, V अपॉन R। और अगर इक्वेशन नंबर 2 में I की वैल्यू V अपॉन R लिखें, देखो ध्यान से, अगर I की वैल्यू V अपॉन R लिखोगे तो I यहाँ से हट जाएगा, तो V अपॉन R यहाँ हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R ऊपर T रहेगा, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले क्या है ध्यान रखने हैं एनर्जी के लिए। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, W इक्वल टू क्यू वी। सेकेंड आ गया W इक्वल टू वी आई टी। थर्ड आ गया W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एंड लास्ट वन आ गया V स्क्वायर अपॉन R, ऊपर में T आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा नेक्स्ट टर्म आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर में आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या पढ़ते हैं बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क के अकॉर्डिंग P की वैल्यू आ जाती है W अपॉन T। क्या आ जाती है, W अपॉन T। अब बेटा यहां देखो ध्यान से, अगर इस W की वैल्यू आप रखते हो यहाँ पर, ये जो W है इक्वेशन नंबर 2 में अगर यहां रखते हो तो P की वैल्यू आ जाएगी VI, क्योंकि T से T कट जाएगा। सिमिलरली बेटा ये देखो W की वैल्यू है I स्क्वायर RT। अगर यहां बेटा रखोगे W की वैल्यू I स्क्वायर RT
तो P की वैल्यू आपकी आ जाएगी आई स्क्वायर आर। अब बेटा सिमिलरली लास्ट वाला देखिए, W की वैल्यू है वी स्क्वायर टी अपॉन आर। यहां बेटा वैल्यू रखोगे P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी में, ये W वैल्यू बेटा यहां रखो तो P की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा क्या होगा, ये तीन फॉर्मूले हमारे आ जाएंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि ये जो W के ये तीन फॉर्मूले हैं ना बेटा, ये इनमें T से डिवाइड करते हो तो हमारी क्या है, पावर आ जाती है। जो बेटा ये एरो मैंने लगाए हुए हैं, इन तीन फॉर्मूले में अगर आप डिवाइड करते हो T से तो क्या आ जाता है, आपकी पावर की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया। अब बेटा हमारे पास क्या कुछ कमर्शियल यूनिट्स हैं, एनर्जी के लिए। तो देखो पहली यूनिट है वॉट आर और दूसरी यूनिट है किलो वॉट आर। जो बेटा वॉट आर की वैल्यू होती है वो होती है 3600 जूल। क्या होती है बेटा, 3600 जूल। तो बेटा ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है या फिर 1 मार्क के फॉर्म में आ सकता है। और बेटा 1 किलोवाट आर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। और बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा एमसीक्यू या फिर 1 मार्क के फॉर्म में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कमर्शियल यूनिट दो होती हैं, वॉट आर, किलोवाट आर। वॉट आर की वैल्यू 3600 जूल और किलोवाट आर की वैल्यू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अब बेटा नेक्स्ट है पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनकी जो कॉमन रेटिंग होती है वो क्या रहती है। तो जैसे अगर आप बल्ब देखोगे तो बल्ब पे एक चीज लिखी रहती है 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि अगर बल्ब में 220 वोल्ट वोल्टेज जा रहा है तो उसकी जो पावर होगी वो 100 वॉट होगी। अगर 220 वोल्ट वोल्टेज जा रहा है तो उसकी पावर क्या होगी, 100 वॉट होगी। ये इसका मीनिंग होता है। अब बेटा अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, उस कॉमन अप्लायंस से हम रेजिस्टेंस निकालना है तो बेटा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। और बेटा अगर सेफ करंट निकालनी है उस अप्लायंस में तो आपका हो जाएगा P अपॉन वी। अब बेटा इसको क्या एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बोलते हैं, लोग कैसे बोलते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं बेटा पावर रेटिंग अपॉन वोल्टेज रेटिंग। इस तरीके से हम क्या इसको बोलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है आपका हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमारे घरों में बिजली यूज होती है वो कैसे मेजर की जाती है। तो बेटा जो हमारे घरों में बिजली यूज होती है उसको हमेशा जो है यूनिट के फॉर्म में मेजर किया जाता है, और इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई, कितनी यूनिट बिजली खर्च हो गई, तो ये हम लोग बोलते भी हैं। तो हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ एनर्जी में क्या है, कितने यूनिट बिजली हमारे घर में लग गई, तो वही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी सोल्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आर। तो ये आपका इतना हो गया। अब बेटा नेक्स्ट है आपका यूनिट किसे कहते हैं। तो बेटा यूनिट वो चीज होती है जिस पर हम क्या अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हैं। तो यूनिट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हैं। नॉर्मली जो यूनिट रहती है वो अराउंड जो है 7 रुपीज के अराउंड रहती है, 7 to 8 रुपीज पर यूनिट। 7 to 8 रुपीज पर यूनिट हमारी क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी रहती है जो हमारे घरों में यूज होती है। और बेटा अगर हम बात करते हैं इसकी एनर्जी के फॉर्मूले की तो हो जाता है वी आई टी अपॉन थाउजेंड। क्या हो जाता है, वी आई टी अपॉन थाउजेंड। और बेटा अगर आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या कॉस्ट है तो आपको क्या करना होगा, एनर्जी में कॉस्ट पर आवर से मल्टीप्लाई करना होगा। एनर्जी अगर किलोवाट आवर में है तो जो हमारी कॉस्ट होगी पर किलोवाट आवर में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी इन किलोवाट आवर से तो हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। अब बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का जो करंट है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपको ध्यान रखना है कि जो H होता है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली जो हीट होती है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बेटा जो हीट होती है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बेटा इन तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो H की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर, ये बेटा प्रोपोर्शनल में आ जाएगी आई स्क्वायर आर टी। और बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बेटा कांस्टेंट 1 आता है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा इतना एनर्जी हमारी जो है आ जाती है। तो ध्यान रखेंगे हीट एनर्जी जो हमारी क्या आ जाती है, आई स्क्वायर आर टी।
तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हमारे क्या न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो बेटा ओवरऑल तुम्हारा मैंने क्या है वन शॉट लेक्चर क्या है कवर कर दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछो। और बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स वगैरह चाहिए कंप्लीट फिजिक्स का, तो बेटा कंप्लीट फिजिक्स का जो बेटा नोट्स अवेलेबल है वो सिर्फ ₹118 पर अवेलेबल है। तो बेटा जो हमारी कंप्लीट फिजिक्स है, आप कंप्लीट फिजिक्स का जो नोट्स है वो आप क्या है ले सकते हो, जिसमें आपको टोटल थ्योरी मिलेगी। जो आप थ्योरी वगैरह लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है वो आप थ्योरी क्या है आपको मिल सकती है। तो नोट्स के लिए आप क्या है फिजिक्स के नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। तो बेटा मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ 8318558856। तो बेटा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बेटा इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर हमारा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यही एक नंबर है 8318558856। तो इस पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स वगैरह क्या है ले सकते हो। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको रिगार्डिंग फिजिक्स तो बेटा नीचे कमेंट हो से कमेंट करके बता सकते हो। और बेटा एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी तैयार कर रहे हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी तैयार कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा प्ले लिस्ट में जरूर जाइएगा। प्ले लिस्ट में क्या किया गया है बेटा, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ऑल सब्जेक्ट्स का जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बनाया गया है। अगर तुमको फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स पढ़ दो, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम तो केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री पढ़ लो, अगर मैथ में प्रॉब्लम तो मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लो, अगर तुमको हिस्ट्री सिविक्स में प्रॉब्लम तो हिस्ट्री सिविक्स की प्लेलिस्ट में जाकर क्या ऑल चैप्टर कंप्लीट कर लो। तो ओवरऑल सारी चीजें तुमको क्या प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी डाउट है कंफ्यूजन है कमेंटों से पूछो। अगर वीडियो अच्छा लगा है वन शॉट लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके बताएं। और बेटा एक चीज ये भी मैं शेयर तुम्हारे साथ करना चाहूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक ये जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, किस चैप्टर पे आपके लिए वन शॉट लाना चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वन शॉट है वो प्रोवाइड आपको कर दिया गया है। और बेटा सारे जितने भी वन शॉट है वो आपको 2024 फिजिक्स प्लेलिस्ट में क्या मिल जाएगा। तो बच्चों आई होप तुम्हारे लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।